नमस्कार स्टूडेंट्स, आज तक ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जीवाणुओं में क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने जीवाणु कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पर हमने जीवाणु कोशिका में जितनी भी जो संरचनाएं पाई जा रही थी, जैसे मेसोसोम से, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, प्लाज्मिड से हैं, उनका जो डीएनए है या जो जीनोम है उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम जीवाणुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर जीवाणु के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो जीवाणुओं का जो क्लासिफिकेशन होता है वह हम तीन प्रकार से कर सकते हैं या तीन बेसिस पर कर सकते हैं। और जो तीन आधार है या तीन बेसिस हैं वह कौन कौन से हैं जीवाणुओं को क्लासिफाई करने के? एक तो उनकी आकृति के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, एक उनमें पाई जाने वाली कशाभिकाओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर उसे वर्गीकृत कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवाणुओं के पोषण के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेंगे हम जीवाणुओं का आकृति के आधार पर वर्गीकरण। मतलब जो जीवाणु की जो आकृति होती है वही वह किस शेप के होते हैं। जीवाणु गोलाकार है या फिलामेंटस तंतु रूपी है या दंडाकार मतलब बेलनाकार है या कोई अन्य शेप का है, बहुरूपी है या सर्पिलाकार है। तो उस आधार पर जीवाणुओं को अलग अलग क्लासों में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आकृति के आधार पर देखें तो जीवाणुओं को कम से कम 8 से 10 क्लासों में वर्गीकृत किया जाता है। तो उनमें से कुछ क्लासें ली हैं हमने यहाँ पर। अगर आकृति के आधार पर देखें तो पहली क्लास है कोकस या स्फेरिकल, जो सेकंड क्लास है वह है बेसिलस या दंडाणु, उसके बाद स्पाइरल, उसके बाद विब्रियो या कोमा, उसके बाद तंतुरूपी या फिलामेंटस लाइक और उसके बाद बहुरूपी जीवाणु और इसके अलावा एल फॉर्म जीवाणु भी होते हैं। तो अलग अलग मतलब आकृति के आधार पर बांटे। तो जो पहली क्लास होगी वह होगी कोकस या स्फेरिकल। अब जो ये क्लास है कोकस या स्फेरिकल, इसमें से स्फेरिकल या कोकस का मतलब क्या होता है? गोलाकार। स्फेरिकल का मतलब गोलाकार या अंडाकार। तो वे जीवाणु जो कि गोलाकार या अंडाकार आकृति के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है। अब जो ये कोकस जो जीवाणु होते हैं इनकी खास विशेषता यह होती है कि इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब कशाभिका इनमें एब्सेंट होती है। इसी कारण ये जीवाणु कैसे होंगे? अचल प्रकृति के होंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे, ये गति नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें क्या नहीं है? कशाभिका नहीं है। तो पहली खास विशेषता तो क्या है कोकस जीवाणुओं की? गोलाकार या अंडाकार आकृति के दिखाई देते हैं और इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, इसी कारण ये अचल प्रकृति के हैं। अब जो कोकस क्लास है इसमें भी डिफरेंट वर्ग है। जैसे मोनोकोकस की बात करें तो मोनोकोकस में केवल एक ही जीवाणु होगी और वो कैसी होगी? गोलाकार या अंडाकार आकृति की होगी। तो कोकस में भी बहुत सारी क्लासें हैं। जैसे मोनोकोकस, इसमें केवल एक ही गोलाकार या अंडाकार जीवाणु कोशिकाएं होगी। उसके बाद डिप्लोकोकस है। डिप्लोकोकस का मतलब क्या होता है? डिप्लो का मतलब क्या होता है? दो, और कोकस का मतलब क्या होता है? गोलाकार। तो मतलब दो गोलाकार जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। तो डिप्लोकोकस में क्या होगा? दो जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मतलब जीवाणु कोशिका जब द्विविखंडन के द्वारा विभाजन करती है तो वह एक दूसरे से पृथक नहीं होती, दोनों ही जो कोशिकाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। इस संरचना को कहा जाता है डिप्लोकोकस। उसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है? दो या मतलब दो से जो अधिक जीवाणु कोशिकाएं होती है वह आपस में जुड़ी हुई रहती है और इस संरचना को कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। किसे कहेंगे स्ट्रेप्टोकोकस?
जिसमें दो से ज्यादा जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। मतलब जीवाणु कोशिकाएं जब द्विविभाजन करेगी या द्विविखंडन करेगी तो दो बनेगी, फिर ये दोनों ही कोशिकाएं एक और विभाजन करेगी तो जिसके कारण चार बन जाएगी, फिर ये आगे भी विभाजन करती रहती है और आपस में ये पृथक नहीं होती, एक दूसरे से पृथक नहीं होती और आपस में जुड़कर एक चेन लाइक संरचना का निर्माण कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस कहा जाता है। उसके बाद जो अगली क्लास है या अगला जो प्रकार है कोकस का वह है स्टेफाइलोकोकस। अब जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसमें क्या होता है, जो जीवाणु कोशिकाएं होती है वह कैसी है, गोलाकार आकृति की है यहाँ पर। तो स्टेफाइलोकोकस में क्या होता है, जो जीवाणु कोशिकाएं होती है व्यवस्थित होकर एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना का निर्माण करती है। स्टेफाइलो में क्या होगा, जीवाणु कोशिकाएं व्यवस्थित होकर या जीवाणु कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि वह एक अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करती है। इसके बाद इसका एक और प्रकार है कोकस का, वह है टेट्राकोकस। और टेट्राकोकस में क्या होता है कि जो जीवाणु कोशिकाएं होती है वह व्यवस्थित होकर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करने का कार्य करती है। उसी प्रकार अगर इसके अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है सारसिनी। तो सारसिनी में क्या होता है कि 8 से 32 जीवाणु कोशिकाएं व्यवस्थित होकर एक घन के समान संरचना का निर्माण करती है। सारसिनी में क्या होगा, 8 से 32 जीवाणु कोशिकाएं, और जीवाणु कोशिकाएं कैसी है, गोलाकार है, क्योंकि हम फोकस पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो वह किसका निर्माण करेगी, एक घन लाइक संरचना का निर्माण करती है। ऐसी संरचना बना देगी, मतलब इसमें जीवाणु कोशिकाएं व्यवस्थित होगी और उनकी संख्या कितनी होगी, 8 से 32 होगी और वह एक घन लाइक संरचना का निर्माण करेगी। तो ये पढ़ा हमने कोकस के बारे में, मतलब आकृति के आधार पर जो हमारा जो फर्स्ट क्लास थी वह थी कोकस। और कोकस में क्या होता है, गोलाकार कोशिकाएं होती है जीवाणु की, जिसमें कथाभिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब ये अचल प्रकृति की होती है। अब इनको भी अलग अलग भागों में या बहुत इन्हें भी विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे मोनोकोकस, इसमें एक गोलाकार या अंडाकार जीवाणु कोशिकाएं उपस्थित होगी। डिप्लोकोकस की बात करो तो डिप्लोकोकस में क्या होगी, दो जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी और वो दोनों ही जीवाणु कोशिकाएं किस आकृति की होगी, गोलाकार या अंडाकार आकृति की होगी। अगर डिप्लोकोकस के उदाहरण की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है डिप्लोकोकस निमोनी। जो बैक्टीरिया होता है वह उसमें दो जीवाणु कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। उसी प्रकार स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, स्ट्रेप्टोकोकस में 2 से ज्यादा जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक चेन लाइक संरचना का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगर टेट्राकोकस की बात करें तो टेट्राकोकस में जीवाणु कोशिकाएं व्यवस्थित होकर एक चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करती हैं। उसके बाद है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में क्या होगा, जीवाणु कोशिकाएं इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि वह एक अंगूर के गुच्छे के समान संरचना का निर्माण करती है। उसके बाद जो इसका अगला प्रकार है वह है सारसिनी। सारसिनी में क्या होता है, 8 से 32 जीवाणु कोशिकाएं व्यवस्थित होकर एक घनाकार संरचना का निर्माण करती हैं। तो ये देखा हमने कोकस या जो गोलाकार जो जीवाणु होते हैं उनके प्रकारों को, या उनमें जितने भी जो जीवाणु रखे गए हैं अलग अलग क्षेत्र में या वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं उस आधार पर इनको हमने बांटा है। उसके बाद जो आकृति के आधार पर जो सेकंड क्लास है वह है बेसिलस या दंडाणु। अब बेसिलस या दंडाणु का मतलब क्या होता है, तो बेसिलस या दंडाणु का मतलब होता है, दंडाणु मतलब क्या होता है, एक लंबे डंडे के समान, मतलब कैसे होंगे, यह बेलनाकार आकृति के या छड़ आकृति के
होंगे। इसमें कौन से जीवाणु आएंगे? जो जीवाणु बेलनाकार या छड़ आकृति के होंगे वह जीवाणु इस क्लास के अंतर्गत आएंगे। अब जो बेसिलस या जो दंडाणु जीवाणु होते हैं उनमें कसाभिकाएं उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। और इन जो बेसिलस जो जीवाणु होते हैं अगर कसाभिकाएं प्रेजेंट है तो चल जीवाणु कहेंगे, अगर कसाभिकाएं एब्सेंट है तो इन्हें अचल जीवाणु कहेंगे। मतलब जो मूवेबल है कसाभिकाएं प्रेजेंट है तो उन्हें चल प्रकृति के जीवाणु कहा जाएगा, और जो नॉन मूवेबल है मतलब अचल प्रकृति के अचल है मतलब कसाभिका एब्सेंट है तो उन्हें अचल जीवाणु कहेंगे। अब जो ये बेसिलस जीवाणु होते हैं इनको भी 3 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो मोनोबेसिलस, उसके बाद डिप्लोबेसिलस, उसके बाद स्ट्रेप्टोबेसिलस। जो मोनोबेसिलस होते हैं कौन से? मोनोबेसिलस। और मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और बेसिलस का मतलब क्या होता है? दंडाणु या बेलनाकार या छड़ आकृति का होना। तो मोनो का मतलब तो एकल जो जीवाणु कोशिकाएं होगी और वह भी कौन सी? बेलनाकार आकृति की, उसे क्या कहेंगे? मोनोबेसिलस कहेंगे। अगर दो बेलनाकार आकृति की जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो उन्हें क्या कहेंगे? हम डिप्लोबेसिलस कहेंगे। अगर 2 से ज्यादा जीवाणु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी चेन लाइक संरचना का निर्माण कर देती है उसे क्या कहेंगे? हम स्ट्रेप्टोबेसिलस। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। और जो डिप्लोबेसिलस का जो एग्जाम्पल है वह है डिप्लोबेसिलस निमोनी। क्या है इसका? डिप्लोबेसिलस निमोनी। और जो मोनोबेसिलस है उसमें तो केवल एक ही जीवाणु कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से रहेगी और वह कैसी होगी? दंडाकार या छड़ आकृति की होगी। तो ये सेकंड क्लास हमने कंप्लीट की बेसिलस या दंडाणु प्रकार की। इसके बाद जो थर्ड क्लास है वह है स्पाइरल या सर्पिलाकार जीवाणु। तो जो सर्पिलाकार जीवाणु होते हैं उनकी आकृति कैसी होगी? नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। तो वह कैसे होंगे? सर्पिलाकार आकृति के होंगे, मतलब काफी कुंडलित प्रकृति के या सर्पिलाकार आकृति के होंगे। और इन जीवाणुओं में खास बात क्या है? इनके एक सिरे पर कसाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इनका स्पाइरिलम अंडुलम, स्पाइरिलिनम अंडुलम। तो थर्ड क्लास कौन सी है? स्पाइरल या सर्पिलाकार जीवाणु। तो कौन सी आकृति के होंगे? ये सर्पिलाकार आकृति के या थोड़ी कुंडलित आकृति के होंगे। और इनकी खास बात क्या है? इनके एक सिरे पर कसाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इनका? स्पाइरिलिनम अंडुलम। इसके बाद जो अगली क्लास है कोकस की वह है विब्रियो या कोमा से। तो मतलब ऐसे जीवाणु जो कि कोमा की आकृति के होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम विब्रियो या कोमा से जीवाणु कहेंगे। तो किस प्रकार के होंगे ये? ऐसे कोमा की आकृति के होंगे और इनका एक सिरे पर एक ही कसाभिका देखने को मिलेगी। विब्रियो या कोमा से मतलब एक ही कसाभिका यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम तंतु रूपी जीवाणु। और जो तंतु रूपी जीवाणु होते हैं वह कैसे दिखाई देंगे? फिलामेंटस लाइक दिखाई देंगे, मतलब ऐसे तंतु रूपी दिखाई देंगे जिसमें 2 से ज्यादा भुजाएं या 2 से ज्यादा भुजाएं हमें देखने को मिलेगी। उन्हें तंतु रूपी जीवाणु कहेंगे। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसका थियोथ्रिक्स। क्या एग्जाम्पल है इनका? थियोथ्रिक्स।
थ्रिप्स। उसके बाद बात करते हैं बहुरूपी जीवाणु। तो बहुरूपी किन्हें कहते हैं? जिनका कोई एक रूप नहीं होता, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट रूपों में या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। और बहुरूपी जीवाणु ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये कुछ ना कुछ चेंजेस करते होंगे अपने अंदर। तो ये जीवाणु क्या करते हैं? एनवायरमेंट के प्रति अपने अंदर चेंजेस करके अलग आकृति धारण कर लेते हैं। मतलब जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके प्रति यह विभिन्न रूपों में अनुकूलित हो जाते हैं। इसी कारण इन जीवाणुओं को बहुरूपी जीवाणु कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है बहुरूपी जीवाणु का वह है एसिटोबैक्टर, जो कि बहुरूपी जीवाणु है। अब इस बहुरूपी जीवाणु के अलावा एक और कैटेगरी है, वह है एल फॉर्म जीवाणु। एल फॉर्म जीवाणु या लिस्टर फॉर्म जीवाणु। तो अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति को हटा दें, जीवाणु में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। अगर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को हटा दें तो फिर बाद में जो जीवाणु बनेगा कोशिका भित्ति को हटाने के पश्चात उसे क्या कहेंगे? हम एल फॉर्म जीवाणु कहेंगे। मतलब जीवाणु में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगर उसकी कोशिका भित्ति को किसी भी एंजाइम जैसे लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा नष्ट कर दिया जाए तो उस जीवाणु को हम क्या कहेंगे? एल फॉर्म जीवाणु या लिस्टर फॉर्म जीवाणु कहेंगे। तो ये थे फोकस, मतलब आकृति के आधार पर जीवाणुओं के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट डिफरेंट प्रकार। जैसे फोकस में गोलाकार या अंडाकार आकृति के जीवाणु आते हैं। बेसिलस में छड़नुमा या बेलनाकार आकृति के जीवाणु आते हैं। स्पाइरल में सर्पिलाकार आकृति के जीवाणु आते हैं। विब्रियो में कोमा शेप जीवाणु, मतलब कोमा की आकृति के जीवाणु आते हैं। तंतुरूपी जीवाणु में फिलामेंटस लाइक बैक्टीरिया यहाँ पर आएंगे। उसी प्रकार बहुरूपी जीवाणु में विभिन्न रूप, एक ही जीवाणु विभिन्न रूपों में या विभिन्न अपने लिविंग फॉर्म में पाया जाएगा। इसी प्रकार एल फॉर्म की हमने बात की, इसमें इन जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। तो ये किया हमने आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, और इन क्लासों को भी फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासों में वर्गीकरण कर दिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम कशाभिकाओं के आधार पर जीवाणु के प्रकार। तो अगर कशाभिका के आधार पर देखें तो कशाभिका के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। एक तो कशाभिकीय जीवाणु, एक अकशाभिकीय जीवाणु। तो अकशाभिकीय जीवाणु किन्हें कहेंगे? वे जीवाणु जिनमें कशाभिकाएं एब्सेंट होती है, मतलब कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, उन्हें अकशाभिकीय जीवाणु या एट्राइकस जीवाणु कहते हैं। और इन जीवाणुओं में गमन नहीं होगा। और कशाभिकीय जीवाणु किन्हें कहेंगे? वे जीवाणु जिनमें कशाभिकाएं पाई जाती है, उन्हें कशाभिकीय जीवाणु कहा जाता है। अब कशाभिकाओं के जीवाणु की कोशिका भित्ति पर अरेंज होने के आधार पर भी जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। जैसे किसी जीवाणु में एक ही कशाभिका है तो उसे क्या कहेंगे? हम मोनोट्राइकस, मतलब एक कशाभिकीय कहेंगे। किसी जीवाणुओं के दोनों सिरे पर एक एक कशाभिका है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उभय कशाभिक। इसी प्रकार किसी जीवाणु को एक सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छा हो या बहुत सारी कशाभिकाएं केवल एक ही सिरे पर हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सिरोगुच्छ कशाभिकीय। इसी प्रकार दोनों ही सिरे पर अगर कशाभिकाओं का गुच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे उभय गुच्छ कशाभिकीय। अगर जीवाणु की पूरी ही सतह पर कशाभिका हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे परिकशाभिकीय या पेरीट्राइकस। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार को हम यहाँ पर देखते हैं। कशाभिका के आधार पर जीवाणुओं के वर्गीकरण की बात करें, इन्हें दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक तो वे जीवाणु जिसमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहेंगे? अकशाभिकीय जीवाणु या एट्राइकस बैक्टीरिया हम कहेंगे। इन जीवाणुओं में कशाभिका नहीं पाई जाएगी, मतलब ये गति नहीं करेंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे, मतलब इन्हें क्या कहेंगे? हम अचल जीवाणु कहेंगे। और कौन से जीवाणु अचल होते हैं? तो मैंने बताया था आपको, फोकस या गोलाकार जीवाणु जो होते हैं उनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती। तो जितने भी जो फोकस जीवाणु है या जितने भी जो कोकाई है
वह अकशाबिकीय जीवाणु की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार जो सेकंड कैटेगरी है इसकी कशाबिकीय जीवाणु, तो वे जीवाणु जिनमें कशाबिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कशाबिकीय जीवाणु कहते हैं। और इनमें कशाबिका उपस्थित होने के कारण यह गति कर सकते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट होगा, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, चल जीवाणु कहेंगे। और जो ये कशाबिकीय जीवाणु हैं इनमें भी कशाबिकाओं के उपस्थित होने के आधार पर भाई जीवाणुओं में कशाबिकाएं कौन से स्थान पर है, कितनी संख्या में है, तो जीवाणुओं में कशाबिका के अरेंज होने के आधार पर तथा कशाबिकाओं की संख्या के आधार पर इसको भी विभिन्न प्रकार में हम बांट सकते हैं। जैसे इसका जो पहला प्रकार है वह है मोनोट्राइकस, मतलब एक कशाबिकीय। तो ऐसा जीवाणु जिसमें केवल एक ही कशाबिकाएं पाई जाती है उस जीवाणु को क्या कहेंगे हम, मोनोट्राइकस कहेंगे। और एक कशाबिकीय जीवाणु कौन सा है, एक तो ज़ेंथोमोनास है, और जितने भी जो कोमा सेप जीवाणु होते हैं, कोमा सेप में क्या लिखा था हमने, कोमा के आकृति के होते हैं और इनमें केवल एक ही कशाबिका पाई जाती है। तो मोनोट्राइकस जीवाणु की श्रेणी में एक तो ज़ेंथोमोनास आएगा और एक कोमा जो सेप जीवाणु है या विब्रियो जो जीवाणु है वो मोनोट्राइकस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो इसका जो सेकंड प्रकार है वह है एम्फीट्राइकस। अब जो एम्फीट्राइकस होते हैं, एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब उभे और ट्राइकस का मतलब कशाबिकीय। तो उभे कशाबिकीय का मतलब क्या होता है, उभे का मतलब क्या होता है, दोनों ही सिरे पर क्या क्या पाई जाएगी, एक एक कशाबिका पाई जाएगी। तो ऐसा जीवाणु जिसके दोनों सिरे पर क्या पाई जाती है, एक एक कशाबिका पाई जाती है, उसे क्या कहेंगे हम, एम्फीट्राइकस या उभे कशाबिकीय जीवाणु कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है नाइट्रोसोमोनास। क्या है इसका एग्जाम्पल, नाइट्रोसोमोनास। अब इसके बाद जो थर्ड प्रकार है कशाबिकीय जीवाणु का वह है सिपेलोट्राइकस। और सिपेलो का मतलब क्या होता है, सिरोगुच्छ कशाबिकीय। मतलब सिरो का मतलब क्या होता है, किसी एक सिरे पर, और गुच्छ कशाबिक मतलब कशाबिकाओं का गुच्छा, मतलब दो या दो से अधिक कशाबिका उपस्थित हो। तो ऐसे जीवाणु जिनके एक सिरे पर कशाबिकाओं का गुच्छा या दो से ज्यादा कशाबिकाएं उपस्थित हो तो उन्हें क्या कहते हैं, सिपेलोट्राइकस जीवाणु या सिपेलोट्राइकस कैटेगरी के अंतर्गत वह आते हैं, या सिरोगुच्छ कशाबिक उन्हें कहा जाता है। उसके बाद जो इसकी अगला प्रकार है वह है उभे गुच्छ कशाबिकीय, या इन्हें गुच्छ कशाबिक भी कहा जाता है, मतलब लोकोट्राइकस। तो ऐसे जीवाणु जिनमें दोनों सिरे पर, जीवाणु के दोनों सिरे पर क्या होना चाहिए, कशाबिकाओं का गुच्छा होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, गुच्छ कशाबिकीय या लोकोट्राइकस कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रकार है वह है पेरीट्राइकस, मतलब परिकशाबिक। परिकशाबिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवाणु जिनकी पूरी ही सतह पर क्या हो, कशाबिकाएं उपस्थित हो, उन्हें क्या कहा जाता है, पेरीट्राइकस कहा जाता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वह है क्लोस्ट्रीडियम। तो जो क्लोस्ट्रीडियम जो जीवाणु होता है उनकी पूरी ही सतह पर कशाबिकाएं पाई जाती हैं, और ये कशाबिकाएं फिक्स डिस्टेंस पर उपस्थित होती हैं, मतलब इन दो कशाबिकाओं के बीच में जो जगह है वह फिक्स होती है, यहाँ पर भी फिक्स होती है, मतलब बराबर बराबर स्पेस में ये लगे हुए रहते हैं। तो ये था कशाबिकाओं के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। दो भागों में बांटा गया है, एक तो एट्राइकस और दूसरा ट्राइकस। एट्राइकस में कशाबिकाएं एब्सेंट होगी और जितने भी जो कोकस जीवाणु है वह इसके अंतर्गत आएंगे। उसी प्रकार जो कशाबिकीय जीवाणु या जो ट्राइकस जीवाणु है उनमें कशाबिकाओं के व्यवस्थित होने के आधार पर तथा कशाबिकाओं की संख्या के आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। एक पहला प्रकार है मोनोट्राइकस या एक कशाबिकीय। तो ऐसा जीवाणु जिसमें केवल
एक सिरे पर एक कसाबिका पाई जाएगी, मतलब जीवाणु में एक ही कसाबिका होगी और वो कोई से भी सिरे पर हो सकती है, उन्हें मोनोट्राइकस कहेंगे। उसी प्रकार एम्फीट्राइकस उभय कसाबिक, मतलब जीवाणु के दोनों सिरे पर एक एक कसाबिकाएं उपस्थित होगी। इसके बाद सिपेलोट्राइकस मतलब सिरोगुच्छ कसाबिक, जीवाणु के किसी एक सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा उपस्थित होगा या दो से ज्यादा संख्या में कसाबिकाएं पाई जाएंगी, उन्हें सिपेलोट्राइकस कहेंगे। उसी प्रकार जो अगला प्रकार है वह है गुच्छ कसाबिक या लोकोट्राइकस, इसमें जीवाणु के दोनों सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा उपस्थित होगा। और लास्ट प्रकार है पेरिट्राइकस, इसमें जीवाणु की पूरी सतह पर ही कसाबिका उपस्थित होगी और कसाबिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वह सभी कसाबिकाओं में समान होगी। और पेरिट्राइकस का एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम। अब जो ये कसाबिकीय जीवाणु हैं, इनको एक और अलग प्रकार से भी हम बांट सकते हैं, जैसे एक तो ध्रुवीय कसाबिक जीवाणु और एक है अध्रुवीय कसाबिक जीवाणु। तो ध्रुवीय कसाबिक जीवाणु के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से आएंगे? तो ध्रुवीय का मतलब क्या होता है? पोल्स, मतलब सिरे पर। तो सिरे किन किन में है? तो मोनोट्राइकस में भी किसी एक सिरे पर है, ओबेट्राइकस में दोनों सिरे पर है, सिपेलोट्राइकस में किसी एक सिरे पर कसाबिका का गुच्छा है और गुच्छ कसाबिक या लोकोट्राइकस में दोनों सिरे पर कसाबिकाओं का गुच्छा है। तो जो उभय कसाबिक जीवाणु होते हैं वह तो चार प्रकारों में वर्गीकृत हैं, और जो अध्रुवीय कसाबिक जीवाणु होते हैं, अध्रुवीय तो किनमें है? पेरिट्राइकस, क्योंकि इनमें कोई ध्रुवीय सीधा ही नहीं है, जीवाणु की पूरी सतह पर ही क्या है? कसाबिकाएं हैं, तो इन्हें अध्रुवीय कसाबिक जीवाणु भी कहा जाता है। तो अब लास्ट जो आधार बच रहा है हमारा, वह बच रहा है पोषण के आधार पर या न्यूट्रिशन के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। तो मैंने बताया था पोषण के आधार पर भी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी जीवाणु और एक विषमपोषी जीवाणु। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे जीवाणु जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी जीवाणु कहा जाता है, मतलब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं है। और जो स्वपोषी जीवाणु कौन कौन से होंगे? एक तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जिनमें प्रकाश संश्लेषी बंधक पाए जाएंगे, और एक अप्रकाश संश्लेषी जीवाणु या रसायन संश्लेषी जीवाणु, मतलब वो विभिन्न केमिकल पदार्थों का ऑक्सीडेशन करके उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और उस ऊर्जा से भोजन बनाने का कार्य करेंगे। तो वह भी किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद विषमपोषी है, तो विषमपोषी में विभिन्न प्रकार के जीवाणु आते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, मतलब उनमें प्रकाश संश्लेषी जो पिगमेंट हैं वह एब्सेंट होंगे और वह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और विषमपोषी भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक मृतोपजीवी जीवाणु सुना होगा आपने, जो कि सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक सुना होगा परजीवी जीवाणु, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से ही भोजन प्राप्त करने का कार्य करते हैं, या तो वो उन्हें रोगग्रस्त भी कर सकते हैं या मतलब उन्हें संक्रमित भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। जैसे इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी आंत में पाया जाता है, परंतु हमें संक्रमित नहीं कर सकता, परंतु भोजन कहाँ से लेगा? वो हमारी आंत की कोशिकाओं से ही लेता है। तो वो क्या है? एक परजीवी जीवाणु है। इसी प्रकार जो जेंटोमोनास जीवाणु होता है, वह जो सिट्रस कुल के जो पादप हैं उनमें रोग उत्पन्न करता है, तो वह भी परजीवी फॉर्म में ही है, परंतु रोग उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। उसी प्रकार एक और प्रकार है परपोषिका, वह है सहजीवी जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु जो किसी प्लांट के साथ सहजीवी फॉर्म में रहते हैं, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और वह पादप को लाभ भी पहुंचाते हैं, बदले में वह वहाँ पर शरण ग्रहण करते हैं तथा भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सहजीवी जीवाणु कहते हैं। इनको भी देखते हैं हम पोषण के आधार पर डिफरेंट प्रकारों को। अगर पोषण के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण करें तो पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वपोषी जीवाणु या ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, और एक होते हैं विषमपोषी जीवाणु या हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब पहले हम बात करेंगे स्वपोषी जीवाणु। तो स्वपोषी जीवाणु
किन्हें कहेंगे? तो वे जीवाणु जो अपना भोजन या तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मतलब सौर एनर्जी का उपयोग करते हुए बनाएंगे या किसी केमिकल पदार्थ का ऑक्सीडेशन करते हुए उनसे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हुए बनाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। मतलब आपने देखा था कि जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं? स्वपोषी, तो प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, एक रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में तो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा से एनर्जी लेगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाएगा। और रसायन संश्लेषी में क्या होगा? विभिन्न रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करते हुए एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी से भोजन बनाएगा। उन्हें क्या कहेंगे? हम स्वपोषी जीवाणु कहा जाता है। अब ऊर्जा स्रोत के आधार पर भाई जीवाणु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर रहा है, तो उस आधार पर भी जीवाणुओं को या स्वपोषी जीवाणुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी और एक है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। तो पहले बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, मतलब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। अब प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में क्या होगा? ये जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को उपयोग करते हुए अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इन जीवाणुओं में क्या होने चाहिए? इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषी वर्णक होने चाहिए। और हमने देखा भी था जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें बैक्टीरियोविडी और क्लोरोबियम क्लोरोफिल जैसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो उन वर्णकों की हेल्प से ये प्रकाश ऊर्जा को कैप्चर करते हुए क्या बनाते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। इसी कारण इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और प्रकाश ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी कहा जाता है। अब इनमें प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक होते हैं वह एक तो प्रकाश ऊर्जा को लेंगे और ये जीवाणु CO2 को अवशोषित करेंगे और साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पर अपचायक पदार्थ चाहिए, क्योंकि इन जीवाणुओं को क्या बनाना है? ग्लूकोज या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप भोजन बनाना है। तो जो अपचायक पदार्थ होता है वह कौन सा होता है, इस आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इसे आपने उच्च पादपों में पढ़ा होगा। उच्च पादपों में जो अपचायक पदार्थ होता है या फिर जो हाइड्रोजन धाता का जो कार्य करता है वह तो कौन होता है? H2O होता है। मतलब वाटर का फोटोलाइसिस वहां पर संपन्न होता है, परंतु इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन धाता H2O नहीं करेगा। मतलब हाइड्रोजन धाता के रूप में H2O यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर कोई भी H2O के अलावा कोई भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक हो सकता है। इसी कारण जो जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन ऑक्सी या अनाक्षी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नॉन ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन इनमें रिलीज नहीं होती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, क्योंकि यहाँ पर H2O का ये उपयोग नहीं करते। ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर क्या क्या रिलीज हो सकती है? जैसे सल्फर रिलीज हो सकती है या कोई भी और अनदर गैस यहाँ पर रिलीज हो सकती है, परंतु ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप। इसी कारण जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह नॉन ऑक्सी प्रकार का या अनाक्षी प्रकार का होता है। परंतु अगर साइनोबैक्टीरिया की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कैसा होता है? ऑक्सी प्रकार का होता है, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन धाता के रूप में कार्य करेगा वो कौन करेगा? वाटर ही करता है या जल के अणु ही वहां पर ऑक्सीजन धाता के हाइड्रोजन धाता के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर H+ आयन धाता के रूप में कौन कार्य करता है? या तो कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है या कोई अकार्बनिक यौगिक हो सकता है, और वह भी जल नहीं होगा। जल के अलावा कोई सा भी कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक यहाँ पर हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन धाता के रूप में अगर कोई कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर यूज हो रहा है, उन जीवाणुओं को कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे? हम उन्हें कहेंगे प्रकाश कार्बनिक कोशी या प्रोटो ऑर्गेनोट्रोफ्स। और यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होगा वह आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो सकता है,
या कोई भी एमिनो एसिड्स हो सकता है या कोई भी फैटी एसिड्स हो सकता है, जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन दाता या H+ आयन के दाता के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि जहाँ तक CO2 को H+ आयन नहीं मिलेंगे वह ग्लूकोज के रूप में कैसे अपचयित होगी, क्योंकि H+ आयन चाहिए यहाँ पर, मतलब इसका अपचयन कराएंगे जब तो ये ग्लूकोज के रूप में या भोजन के रूप में कन्वर्ट होगी। तो H+ दाता के रूप में यहाँ पर कौन कार्य करेगा, प्रकाश कार्बनिक कोशिका में या तो कोई भी आइसोप्रोपिल एल्कोहल या कोई भी एमिनो एसिड्स या कोई भी फैटी एसिड्स यहाँ पर काम आएगा। इसी प्रकार अगर प्रकाश अकार्बनिक कोशिका में देखें तो प्रकाश अकार्बनिक कोशिका में यहाँ पर हाइड्रोजन दाता के रूप में कौन कार्य करेगा, कोई भी अकार्बनिक पदार्थ करेगा। अकार्बनिक पदार्थ में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है या सल्फाइड यौगिक हो सकते हैं, तो वह यहाँ पर कार्य करेंगे। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर H2S हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्य कर रही है तो यहाँ पर सल्फर बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगी, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी वहाँ पर क्या निकलेगी, सल्फर निकलेगी। तो ये था प्रकाश संश्लेषी स्वकोशिकीय प्रकार। उसके बाद बात करते हैं हम स्वकोशिकीय दूसरे प्रकार के बारे में, जो कि कौन सा है, रसायन संश्लेषी स्वकोशिकीय। तो रसायन संश्लेषी स्वकोशिकीय किन्हें कहेंगे, तो वे बैक्टीरिया जो विभिन्न रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए वह क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, रसायन संश्लेषी स्वकोशिकीय या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। अब ये जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर कि ये कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ये कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं या अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं। इसी आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो रसायन कार्बनिक कोशिकीय, मतलब अगर ये जीवाणु कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे हैं या कार्बनिक पदार्थ का विघटन कर रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, रसायन कार्बनिक कोशिकीय कहेंगे। जैसे जो विभिन्न प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ये विघटन करने का कार्य करते हैं। इनमें क्या होगा, कार्बनिक पदार्थों का ये ऑक्सीकरण करेंगे। और इस श्रेणी में केवल एक ही प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं और उन्हें कहा जाता है मेथेनोकोकस। मेथेनोकोकस मतलब ये जो ये जीवाणु होंगे ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दलदल में पाए जाते हैं। और दलदल में क्या उपस्थित होती है, CH4 या मेथेन उपस्थित होती है और ये CH4 को किसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं, CO2 में ऑक्सीकृत कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्या बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। तो जो रसायन कार्बनिक कोशिकीय होते हैं ये कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इस श्रेणी में केवल एक ही प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, मेथेनोकोकस, जो कि दलदल में पाए जाते हैं। और यह जो बैक्टीरिया होते हैं दलदल में उपस्थित CH4 को या मेथेन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देते हैं और उनसे जो ऊर्जा निकलेगी उसका उपयोग ये किसमें करेंगे, भोजन निर्माण में करेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है मेथेनोकोकस में भी जो बैक्टीरिया है वह है मेथेनोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया है, मेथेनोमोनास। उसके बाद बात करते हैं हम इसके सेकंड प्रकार की। तो सेकंड जो प्रकार है वह है रसायन अकार्बनिक कोशिकीय। मतलब यहाँ पर किस पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाएगा, किसी भी अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाएगा। और अकार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करने के पश्चात जो ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए यह भोजन बनाएंगे। और इस रसायन अकार्बनिक कोशिकीय में भी डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया आते हैं। जैसे आपने सुना होगा गंधक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, गंधक या सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फर को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, H2SO4 में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में ऊर्जा प्राप्त होती है। सल्फर बैक्टीरिया है। इसके बाद लोह बैक्टीरिया है, नाइट्रिकारी बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन मतलब जो अमोनिया को नाइट्राइट में
और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया ये सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे? रासायनिक अकार्बनिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। एक तो कौन सा बैक्टीरिया? गंधक बैक्टीरिया, जो कि सल्फर को H2SO4 या गंधक में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार नाइट्रिकारी बैक्टीरिया की हमने बात की, जो कि नाइट्राइट बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे? नाइट्राइट में। और फिर जो नाइट्रेट बैक्टीरिया होते हैं वह उस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट बैक्टीरिया वहां पर काम आते हैं। तो वह विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ये थे स्वपोषी जीवाणु या ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसके बाद बात करते हैं हम विषमपोषी जीवाणु। अब जो ये विषमपोषी जीवाणु होते हैं यह भी लगभग 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मृतोपजीवी जीवाणु, एक परजीवी जीवाणु और एक सहजीवी जीवाणु। तो तीनों की हम बात करते हैं। तो पहले इसका लाइनर डायग्राम हम बनाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम विषमपोषी जीवाणुओं की। तो जो विषमपोषी जीवाणु होते हैं यह भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मृतोपजीवी जीवाणु या सेप्रोट्रोपिक जीवाणु, उसके बाद परजीवी जीवाणु और उसके बाद सहजीवी जीवाणु। तो पहले बात करते हैं हम मृतोपजीवी जीवाणु की। तो जो मृतोपजीवी जीवाणु है वह कौन से जीवाणु होंगे? तो ऐसे जीवाणु जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं। मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों पर ही यह आश्रित रहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? मृतोपजीवी जीवाणु कहेंगे। और ये जीवाणु क्या करेंगे? तो मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपने एंजाइम की हेल्प से उनका क्या करवाते हैं? विघटन करवाते हैं और उनको तोड़ कर क्या करते हैं? उनसे भोजन लेने का कार्य करते हैं। इन जीवाणुओं को कहेंगे हम मृतोपजीवी जीवाणु। अगर ये जीवाणु कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का अपघटन कर रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है किण्वन या फर्मेंटेशन। अगर ये जीवाणु प्रोटीनीय पदार्थों का अपघटन करते हैं तो उसे कहा जाता है पुट्रीफिकेशन या पीड़न। तो पहले बात की हमने मृतोपजीवी जीवाणु की। तो मृतोपजीवी जीवाणु किन्हें कहेंगे? वे जीवाणु जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर आश्रित रहते हैं उन्हें मृतोपजीवी जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु क्या करेंगे? भोजन प्राप्त करने के लिए उन मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपने एंजाइम की हेल्प से उनका अपघटन करवाएंगे। अगर ये अपघटन कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थों का करवा रहे हैं उसे कहेंगे किण्वन या फर्मेंटेशन। अगर यह अपघटन प्रोटीनीय पदार्थों का करवा रहे हैं उसे कहेंगे पुट्रीफिकेशन। तो ये थे मृतोपजीवी जीवाणु। अब जो ये मृतोपजीवी जीवाणु होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अविकल्पी मृतोपजीवी जीवाणु और एक है विकल्पी परजीवी जीवाणु। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक तो अविकल्पी मृतोपजीवी जीवाणु। अविकल्पी का मतलब क्या हुआ? इनके पास क्या है? नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मतलब इनके पास क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। इसी कारण इन्हें क्या कहेंगे हम? अविकल्पी मृतोपजीवी। मतलब ये जीवन यापन करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? हमेशा ही मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहेंगे। और मृत कार्बनिक पदार्थ अगर इनको नहीं मिले तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण ये कैसे जीवाणु है? अविकल्पी मृतोपजीवी जीवाणु है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी दूसरी जगह जाने के लिए या दूसरे जो पदार्थ हैं जैसे कोई लिविंग पदार्थ है उन पर निर्भर रहने के लिए। इसी कारण इन्हें अविकल्पी या ऑब्लिगेट सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो इसका सेकंड प्रकार है वह है विकल्पी परजीवी।
विकल्पी मतलब इनके पास ऑप्शन है और वहां पर जा सकते हैं। ये अगर मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिले तो किसी परजीवी मतलब परजीवी फॉर्म में यह रह सकते हैं अगर मृत कार्बनिक पदार्थ इन्हें नहीं मिले तो, मतलब परजीवी की तरह रहने का इनके पास क्या है, विकल्प है या ऑप्शन है। इसी कारण इन्हें फैकल्टेटिव पैरासाइट कहा जाता है। मतलब ये वह जीवाणु होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों की अनुपस्थिति में किसी जीवित जंतु के अंदर परजीवी फॉर्म में या परजीवी के रूप में रह सकते हैं। इसी कारण इन्हें विकल्पी परजीवी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम परजीवी जीवाणुओं की। तो जो परजीवी जीवाणु होते हैं ये कार्य क्या करते हैं, तो ये किसी लिविंग जो होस्ट है या जो लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर किसकी बातें रहेंगे, यह पैरासाइट की बातें या परजीवी की बातें रहेंगी। मतलब किसी दूसरे जीवित जंतु के ऊपर ही ये हमेशा ही निर्भर रहते हैं। मतलब किसके ऊपर रहेंगे, ये जीवित जंतु या पादप के ऊपर यह भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जो ये जीवाणु होते हैं परजीवी जीवाणु, यह रोग कारक भी हो सकते हैं और अरोग कारक भी हो सकते हैं। मतलब जिस पादप या जंतु के ऊपर ये रहते हैं उसे रोगग्रस्त भी मतलब संक्रमित भी कर सकते हैं और असंक्रमित मतलब संक्रमित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है वो मनुष्य की आंतों के अंदर या उनकी जो इंटेस्टाइन है उनमें रहता है और वहां पर वह कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन कार्य करने का कार्य करता है, जैसे विटामिन जो B12 होता है उसका संश्लेषण का कार्य करता है, परंतु ह्यूमन जो इंटेस्टाइन होती है उसको वो हानि नहीं पहुंचाता, मतलब वो संक्रमित नहीं कर रहा है। जबकि जो दूसरे जीवाणु हैं जैसे जेंटोमोनास का नाम सुना होगा या बहुत सारे रोग कारक जो जीवाणु हैं वो पादपों तथा जंतुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे जेंटोमोनास जो कि सिट्रस कुल के पादपों में नींबू का सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है और वह नींबू के पादप पर क्या रहता है, परजीवी फॉर्म में यानी पैरासाइट की बाती रहता है। अब जो ये परजीवी जीवाणु होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो अविकल्पी परजीवी, तो इन जीवाणुओं के पास क्या नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मतलब ये हमेशा ही किसकी बाती रहेंगे, परजीवी की बाती रहेंगे। अगर इन्हें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जंतु या पादप नहीं मिला तो उस कंडीशन में इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद जो इसका जो सेकंड प्रकार है वह है विकल्पी मृतोपजीवी और इनके पास क्या है, विकल्प है। इन परजीवियों के पास क्या है, विकल्प है। अगर इन्हें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला मतलब जीवित जंतु या पादप की अनुपस्थिति में ये कैसे हो सकते हैं, मृतोपजीवी प्रकृति के हो सकते हैं, मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों से भी ये पोषण ले सकते हैं। इसी कारण इनके पास क्या है, विकल्प है, इसी कारण इन्हें विकल्पी मृतोपजीवी कहा जाता है। तो ये थे परजीवी जीवाणु। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रकार बच रहा है विषमकोशी जीवाणु का वह है सहजीवी जीवाणु। तो ऐसे जीवाणु जो किसी पादप या जंतु के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं उन्हें सहजीवी जीवाणु कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो लेग्यूमिनस कुल के प्लांट्स है उनमें राइजोबियम जीवाणु सहजीवी के रूप में रहता है और जो राइजोबियम जीवाणु होता है तो लेग्यूमिनस कुल की पादपों की जो जड़ें हैं उनमें किसका निर्माण करता है, गांठों का या नोड्यूल्स का निर्माण करता है। और जो ये नोड्यूल्स होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट होती है, मतलब इन नोड्यूल्स में क्या होगा, राइजोबियम जो जीवाणु होगा वह नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जैसे नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं कौन कौन से होते हैं, अमोनिया हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, तो उनमें कन्वर्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाएगा। मतलब जड़ों को जो नाइट्रोजन चाहिए थी वह तो किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, बैक्टीरिया के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, परंतु पादप की जड़ें
बदले में क्या उपलब्ध करवा रही है, उस बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन जड़ों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। तो यह किस प्रकार का एसोसिएशन है, तो यह है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो समुच्च जीवाणु सहजीवी भी होते हैं। तो ये थे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, किस आधार पर, आकृति के आधार पर, उसके बाद कशाभिकाओं के आधार पर, और उसके बाद जीवाणुओं में पोषण के आधार पर। तो यह आपको काफी अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान जीवाणुओं में जनन को स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम जीवाणुओं में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ये जीवाणुओं का क्लासिफिकेशन स्टडी करवाया है, इनका आप एक लाइनर डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। क्योंकि अगर थ्योरी लिखते चलेंगे तो कम से कम 7-8 पेज इसके भर जाएंगे और आपके ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसी कारण इसका जो लाइनर डायग्राम है, तीनों ही आधार पर वो लाइनर डायग्राम बना लीजिए और इनके एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लीजिए वहीं एक ही पेज के अंतर्गत। तो थैंक यू।